क्वाड में चली बैठक में चीन को भारत का कड़ा संदेश। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर चीन की तानाशाही के मुद्दे पर उठे सवाल। टोक्यो में चल रही क्वाड देशों की बैठक समाप्त। ज्ञानवापी मामले में आ सकता है फैसला। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। शहीद अकील खान का पार्थिव शरीर आ जाएगा भोपाल एयरपोर्ट। पार्थिव शरीर को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल करेंगे रिसीव। सड़क मार्ग से दमोह लाया जाएगा पार्थिव शरीर। पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान। कांग्रेस चलाएगी आदिवासी बचाओ भाजपा भगाओ अभियान। सिवनी के सिमरिया गांव पहुंचे नाथ ने कही बात। और लश्कर का संदिग्ध आतंकी एटीएस की हिरासत में। भारत में रहकर करता था आतंकियों की भर्ती। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से आतंकी का संबंध। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। टोक्यो में चल रही क्वाड देशों की बैठक समाप्त हो गई है। यह बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चीन की तानाशाही तक के मुद्दे उठाए गए। सभी देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जहां रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन पर बरसे, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई के नए पीएम एंथनी अल्बानीज ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की बात कही। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला जज की अदालत आज फैसला सुना सकती है। ज्ञानवापी परिसर विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में तकरीबन 45 मिनट तक दोनों पक्षों के बीच बहस और दलीलें सुनने के बाद सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अमरनाथ यात्रा में सेवा कार में लगी ड्यूटी के दौरान बीएसएफ जवान अकील की आकस्मिक मौत हो गई, जिनका पार्थिव देह आज शाम करीब 4 बजे भोपाल एयरपोर्ट आएगा और उनके पार्थिव देह को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रिसीव करेंगे। बता दें कि उनके पार्थिव देह को भोपाल से दमोह सड़क मार्ग से लाया जाएगा, जिसके बाद उनके पार्थिव देह को दमोह कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। दमोह का जो एक जवान है शहीद हो चुके हैं, जिनका पार्थिव देह भोपाल एयरपोर्ट लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल उन्हें रिसीव करेंगे और उसके बाद उनका जो पार्थिव देह है भोपाल से दमोह सड़क मार्ग से लाया जाएगा, जिसके बाद उनके पार्थिव देह को दमोह कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। शहीद का पार्थिव देह आज भोपाल एयरपोर्ट लाया जाएगा। और चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए अंकित श्रीवास्तव बैरागढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित जी, आज शहीद का पार्थिव शरीर भोपाल एयरपोर्ट लाया जाना है। बात कहें तो ये अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है बिजली के करंट के कारण इनकी जो है मृत्यु हुई है और ये दमोह के रहने वाले हैं। और यदि हम बात कहें तो शहीद का इंतजार आज पूरा दमोह पूरा मध्य प्रदेश कर रहा है। वहीं सुबह भी हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। अगर हम बात कहें तो अकील खान इनका नाम है और ये पोस्टेड थे और इनकी जो ड्यूटी है वो अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा हेतु लगाई गई थी, लेकिन कहीं से करंट की वायर जो है कटी हुई थी, जिसके कारण इनको चलती लाइन पे जो है करंट लग गया। उसके बाद जो है इलाज के दौरान इनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई और इन्हें शहीद का दर्जा मिला। कहीं ना कहीं अगर हम बात कहें तो इनका जो पार्थिव शरीर है वो 4:30 बजे राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल लाया जाएगा। भोपाल लाने के बाद फूलों से सजी गाड़ी में इनका पार्थिव शरीर जो है सड़क मार्ग द्वारा दमोह ले जाया जाएगा, जहां इनका अंतिम संस्कार मतलब अब यदि हम बोले चूंकि ये एक मुस्लिम थे शहीद जो है इनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा।
अब से कब तक उनका जो पार्थिव देह है भोपाल एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, अभी की अगर हम बात कहें तो 4:30 बजे की बात है। 4:30 बजे जो है आएगा इनका पार्थिव शरीर और सीएम सहित जो है मंत्री पहुंचेंगे इनको श्रद्धांजलि देने के लिए। कहीं ना कहीं अगर हम बात कहें, यदि कोई देश का बेटा, यदि अगर हम माने कि जवान जो हमारी रक्षा सुरक्षा हेतु लगा हुआ है, यदि ऐसा व्यक्ति शहीद होता है तो पूरा देश जो है उसको नम आंखों से विदाई देता है। तो मंत्री भी 4:30 बजे लगभग पहुंचेंगे। सुबह अगर हम बात कहें तो विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी जो है उनको श्रद्धांजलि दी है, परिवार को भी सद्भावना दी और पूरे मध्य प्रदेश, पूरे बीजेपी ने इसका दुख जताया है। बहुत शुक्रिया अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दमोह के एक जवान जो कि देश कहा जाए देश के एक जवान है जो कि शहीद हो चुके हैं, जिनका पार्थिव शरीर 4:30 बजे करीब भोपाल एयरपोर्ट लाया जाएगा। उसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और नम आंखों से सभी पूरा देश उन्हें विदाई दे रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ सिवनी के सिमरिया गांव पहुंचे, जहां कांग्रेस ने आदिवासी बचाओ भाजपा भगाओ अभियान का चलाए जाने का ऐलान किया है। वहीं उन्होंने मॉब लिंचिंग के शिकार हुए मृतकों के परिवार से मुलाकात की और भाजपा सरकार पर आदिवासियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने का हर संभव प्रयास करेगी। एक अभियान चलाया जा रहा है कांग्रेस सरकार के द्वारा, जो कि आदिवासी बचाओ भाजपा भगाओ अभियान है, जिसका ऐलान कमलनाथ ने किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ सिवनी के सिमरिया गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस ने आदिवासी बचाओ भाजपा भगाओ अभियान चलाने का ऐलान किया। वहीं उन्होंने मॉब लिंचिंग के शिकार हुए मृतकों के जो परिजन हैं उनसे मुलाकात भी की और भाजपा सरकार पर आदिवासियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रदीप तलरेजा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है आदिवासी बचाओ भाजपा भगाओ। जी प्रदीप, बिल्कुल मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होने हैं विधानसभा को, और उसको लेकर के दोनों ही पार्टियां हो, चाहे SC/ST वर्ग हो, OBC वर्ग हो, सबको साधने के लिए कहीं ना कहीं लगी हुई है। देखिए कल जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है वो सिवनी के सिमरिया गांव पहुंचे थे, वो मॉब लिंचिंग से जो पीड़ित आदिवासी थे जिनकी कुछ समय पहले हत्या हुई थी, उनको उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए वहां पर पहुंचे थे और जो है वहां पर उनसे मुलाकात की और परिजनों को सांत्वना भी दी। और साथ साथ उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए एक बड़ा ऐलान भी किया है कि जिसमें अब आदिवासियों को जो साधने की पूरी जो कवायद है वो जरूर देखी जाएगी इस पूरे इस अभियान के माध्यम से। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से ठीक कहना चाहिए, चुनाव के पहले जो आगामी चुनाव है उसके पहले इस तरह के बयानबाजी सामने आती है और अब ये जो अभियान चलाया जा रहा है कहीं ना कहीं आदिवासियों को साधने के लिए ही एक तरीके से साधने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि उन्हें 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें इसका फायदा मिल सके। कितना फायदा मिल पाएगा इससे कांग्रेस को? देखिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होने और लगातार ये प्रयास है सभी दोनों ही दलों का। देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात तो पिछले 6 से 7 माह में 2 बड़े दिग्गज जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री जो थे वो यहाँ पर MP दौरे पे आए, लगातार आदिवासियों को कई बड़ी सौगातें दी हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदिवासी वोट बैंक हो, चाहे SC/ST वोट बैंक हो, चाहे OBC वर्ग की हम बात करें, ये वर्ग सबसे ज्यादा महत्व रखता है 2023 के चुनाव को लेकर के। देखिए इसीलिए जो वर्ग है इनको साधने की जो कवायद है वो लगातार जो है वो दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है। देखिए एक आदिवासियों को जिस प्रकार की जो एक बात जिस प्रकार से देखने में आई है, ये भी देखा गया कि अब कांग्रेस जो है लगातार ये अभियान लाएगी। उस अभियान के माध्यम से उनको हर संभव मदद जो है वो 2023 में किस प्रकार से वो आदिवासी वोट करेगा उसको लेकर के ये पूरे प्रयास रहेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि खुद PCC चीफ जो कमलनाथ है उनके द्वारा ये पूरी बातें कही गई हैं। कहीं ना कहीं 2023 के लिए बड़ा जो फोकस जो है अब जो देखने में आएगा वो आदिवासी वोट बैंक का रहेगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां महाराष्ट्र एटीएस को मंगलवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएस टीम ने टेरर फंडिंग मामले में पुणे से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। उस पर आरोप है कि संदिग्ध व्यक्ति का कनेक्शन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से है। वह भारत में रहकर आतंकियों की संगठन में भर्ती कराता था, वही आतंकी घटनाओं की साजिश भी रचता था। एटीएस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान जुनेद के रूप में हुई है। वह पुणे का ही रहने वाला बताया जा रहा है। आज उसे पुणे की विशेष अदालत में पेश किया गया है। और अब अगली खबर दंतेवाड़ा से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि सीएम करीब 1,44,966 किसानों को 297 करोड़ 9 लाख की दावा राशि का वितरण करेंगे। इसके साथ ही फसल दावा बीमा राशि के वितरण कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे समेत अन्य मंत्रीगण और जनप्रतिनिधि भी वर्चुअली शामिल होंगे। दरअसल बीमा की राशि रबी सीजन 2021-22 में मौसम की खराबी के कारण फसलों को हुए नुकसान और उत्पादन में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए दी जाएगी। दंतेवाड़ा से ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 1 लाख से ज्यादा किसानों को बीमा राशि मिलेगी। पीएम फसल बीमा का सीएम बघेल ने शुभारंभ किया है और जिसके चलते अब किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी, जिसमें मंत्री रविंद्र चौबे समेत अन्य मंत्रीगण और जनप्रतिनिधि भी वर्चुअली शामिल होंगे। आपको बता दें कि बीमा राशि जो है वो रबी सीजन 2021 और 22 में मौसम की खराबी के कारण फसलों को जो नुकसान हुआ था और जो उत्पादन में कमी रह गई थी, उसकी पूर्ति के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ये राशि दी जा रही है। चलिए और इस पर अधिक जानकारी के लिए तुलिका सिंह हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। तुलिका, सीएम भूपेश बघेल ने एक शुभारंभ किया है जिसमें किसानों को बीमा राशि दी जाएगी। तुलिका, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, मुख्यमंत्री आज दंतेवाड़ा के दौरे पर हैं। उन्होंने आज दंतेवाड़ा से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य के करीब 1,45,000 किसानों को वर्ष 2021-22 में मौसम की खराबी के कारण रबी फसलों के हुए नुकसान के भुगतान के रूप में 297 करोड़ 9 लाख की दावा राशि प्रदान करने का शुभारंभ किया है। रबी सीजन 2021-22 के में राज्य के 2 लाख किसानों की रबी फसलों जैसे चना, गेहूं, सरसों आदि का बीमा किया गया था। इसमें राजनांदगांव जिले के करीब 60,000 किसानों को 102 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं बेमेतरा जिले के 39 किसानों को 98 करोड़ रुपए, बालोद जिले के करीब 6,000 किसानों को 14 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह कबीरधाम, दुर्ग, धमतरी, मुंगेली, बलौदाबाजार सहित 8 अन्य जिलों के किसानों को फसल बीमा दावा राशि का भुगतान किया जाएगा। बिल्कुल, ये किसानों के लिए अगर देखा जाए तो बड़ी सौगात है। जो फसल दावा बीमा राशि का वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे? जी, इसमें प्रवासी लखमा शामिल थे, उद्योग मंत्री, और उनके साथ रविंद्र चौबे सहित अन्य मंत्रीगण शामिल थे। ये सारे जो मंत्री थे वो ऑनलाइन शामिल हुए थे। जी, बहुत शुक्रिया तुलिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भोपाल मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए राज्य सरकार 2 अलग-अलग टेंडर बनाने जा रही है। इसमें पहला क्लिनिक टेंडर होगा, जिसमें डॉक्टर होंगे जो मरीजों का इलाज करेंगे। वहीं दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव टेंडर होगा, जो अस्पताल में प्रबंधन का काम देखेगा। वहीं प्रबंधकों की भर्ती मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से की जाएगी। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान खिलौने लेने निकलेंगे, जहां सीएम नर्मदा पार्क अशोका गार्डन से परिहार चौराहा होते हुए मनसा देवी मंदिर अशोका गार्डन जाएंगे, जिसको देखते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कलेक्टर और जिला प्रशासन के साथ मिलकर अशोका गार्डन का निरीक्षण किया।
चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां बिलासपुर के फधाकार के जंगल में भीषण आग लग गई, जिस पर अस्पताल के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग लगने की सूचना के बाद भी दमकल की टीम नदारद रही। गर्मी की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। चलिए और अब जबलपुर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां जबलपुर के आधारताल थाना में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां बिल्डर कलीमुद्दीन ने अन्य किसी व्यक्ति के प्लॉट को अपना प्लॉट बताकर मुस्तफा खान को बेच दिया था, जो उसके नाम पर ही नहीं था। इसके साथ ही प्लॉट के पूरे पैसे भी ले लिए थे। वहीं पुलिस ने आरोपी कलीमुद्दीन के खिलाफ 420 का मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। का मामला संज्ञान में आया है। इसमें वहाँ पर एक आयशा नगर है। आयशा नगर में ब्लॉक नंबर 9 खसरा नंबर 123 के अंतर्गत एक प्लॉट है। उस प्लॉट को आरोपी कलीमुद्दीन के द्वारा फरियादी मुस्तफ़ा खान को, जो चांदनी चौक के निवासी हैं, उनको अपना प्लॉट बताकर उनको सेल कर दिया था। बाद में उनके द्वारा उसको वेरीफाई कराया गया, जिसमें उसका प्लॉट होना नहीं पाया गया और इससे पहले आरोपी कलीमुद्दीन के द्वारा उस प्लॉट का पैसा भी मुस्तफ़ा खान से ले लिया गया था और अब वो पैसा वापस भी नहीं कर रहा था। तो इस तरह से उसने जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय में 6 नगरीय निकायों में पानी समेत तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में कलेक्टर ने मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर योजना का काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिले के 6 नगरीय निकायों में 24 घंटे घर घर पहुंचने, नर्मदा का पानी और बैठक जल समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के दिशा निर्देश दिए हैं। जबलपुर का ये पूरा मामला, जहां पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और निकाय चुनाव को लेकर कलेक्टर ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं और योजना का काम पूरा करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही जो 6 नगरीय निकायों में 24 घंटे घर घर नर्मदा का पानी पहुंचाने और समय सीमा के अंदर ये पूरा काम करने के निर्देश दिए हैं कलेक्टर ने। अधिकारियों को कलेक्टर के द्वारा निर्देशित किया गया है कि घर घर पानी पहुंचाया जाए और समय सीमा के अंदर ही लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाए। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के अधिकारियों को तय सीमा में काम करने के निर्देश कलेक्टर के द्वारा दिए गए हैं। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए मोहम्मद शरीफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, कलेक्टर ने एक बैठक रखी थी जिसमें आदेश दिए गए हैं कि समय सीमा के अंदर घर घर पानी पहुंचाया जाए, पूरी जानकारी। बिल्कुल, मैं बता दूं, ये जबलपुर जिले में 6 नगरीय निकायों में 24 घंटे घर घर पानी पहुंचाने का जो नर्मदा का पानी है, जो बैठक में जल समय सीमा को लेकर जो है कार्य की बैठक की गई थी, जहां पर कलेक्टर ने साफ तौर पे निर्देश उस बैठक में दिए गए हैं। बताया गया है जबलपुर में वर्ष 2048 तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जिले के 6 नगरीय निकाय में 24 घंटे जो है नर्मदा का जल पहुंचाने की जो लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर कई ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर पानी की समस्या है, वहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। सभी जितने भी अधिकारी हैं, सभी को ये योजना का वहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि लमेटा घाट में 35 मीटर की ऊंचाई से 10 मीटर व्यास का इंटरवल बनाया जा चुका है, जहाँ पर भेड़ाघाट MLT का जो जल शुद्धिकरण स्थापित किया गया है। वहीं पर इस योजना में क्रियाक्रम में यदि कहीं पर अगर बाधा आती तो उसको भी दूर करने के लिए कलेक्टर ने जो है साफ तौर पर निर्देश दिए। जी, समय सीमा के भीतर घर घर 24 घंटे जल पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये समय सीमा कब तक की रखी गई है, कोई जानकारी आपके पास? मोहम्मद, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बोलिए। जी, समय सीमा क्या कुछ रखी गई है, कोई जानकारी हो आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जिसमें जो जल की योजना बताई गई, जहाँ पर भेड़ाघाट पाटन का टंकी की जल आपूर्ति को जो ट्रायल में जो प्रारंभ किया गया था, उसमें 3 शीर्ष नगरीय जो निकाय पनागर, सेवड़ा, मझौली में जून माह तक अंत तक जल पूर्ति का जो है प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ तीनों नगरीय निकायों पर घर घर नल कनेक्शन का भी लगभग 30% कार्य जो है पूरा कर लिया गया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चलिए और एक बार फिर आपको बता दें कि जबलपुर से ही खबर है, जहां पर आधारताल थाना क्षेत्र अंतर्गत रविंद्र नगर कॉलोनी में रहवासियों ने मतदान का बहिष्कार का निर्णय लिया है, जिसके चलते लोगों ने अपने घरों के बाहर चुनाव बहिष्कार की तख्तियां टांग दी हैं। दरअसल पूरा मामला कॉलोनी के बीचों बीच अवैध रूप से बेची जा रही जहरीली कच्ची शराब का है। वहीं लोगों का कहना है कि कॉलोनी के बीच में गार्डन बना हुआ है, उसके पास 10 से 12 घरों में कच्ची शराब बनाने का कारोबार किया जा रहा है और सुबह शाम कॉलोनी में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और इसकी शिकायत नेताओं को भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते अब यहाँ की जनता ने मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है और घरों के आगे तख्तियां टांग दी हैं। हम लोग रविंद्र नगर मोहल्ला समिति के सभी निवासी हैं। ये सारे मेंबर्स जो आए हैं वो कुछ सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जेडीए का जो ग्राउंड है जिसमें स्मार्ट सिटी नगर निगम सब जगह आवेदन देने के बाद भी आज तक उसका डेवलपमेंट नहीं किया गया, जबकि मध्य में करीब 6 एकड़ का गार्डन उपलब्ध है। उस गार्डन के दुरुपयोग के रूप में वहाँ पर शराब का विक्रय होता है, जिसके लिए पूर्व में शासन में सांसद स्तर से लेकर नीचे तक सब जगह आवेदन दिए गए, किंतु किसी भी शायद कारणों से वहाँ पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक्चुअली हमारी कॉलोनी में जस्ट मेरे घर के थोड़े से आगे, लगभग 200 मीटर आगे कच्ची की शराब की पूरी फैक्ट्री है, घर के अंदर बन रही है, जिस वजह से हम लोग का घर का फैमिली का रहना दुश्वार हो गया। इस वजह से उस लोगों को मैंने लेकर मतदान बहिष्कार किया है। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां भाजपा किसान मोर्चा ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिले के कई जगहों पर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसान के हितों में कई समस्याओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। साथ ही तहसीलदार केलहारी को 8 बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। यह सोसाइटियों के माध्यम से हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में आज सोसाइटी के सामने में आज किसान का भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ किसान मोर्चा की तरफ से आज जो धरना प्रदर्शन रखा गया है, इसमें जो 2 रुपए किलो का गोबर खाद खरीद करके और 10 रुपए किलो का गोबर खाद दिया जा रहा है, हम और बाध्य करके दिया जा रहा है। हमारी प्रथम मांग है कि बाध्यता को समाप्त किया जाए। आज केलहारी में भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ जिला कोरिया की तरफ से किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर 9 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन को हम कलेक्टर साहब के माध्यम से शासन को भेजेंगे। शाजापुर में बन रही गुलाना शाजापुर रोड का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। नेशनल हाईवे से गुलाना होते हुए स्टेट हाईवे तक सड़क निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के दौरान गुलाना आबादी क्षेत्र से सड़क चौड़ीकरण में जो समस्याएं आ रही हैं, उसे देखते हुए तहसीलदार राजाराम करजरे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माण के बीच आ रही भूमि को हटाने के लिए चूने की लाइन डाली। वहीं अतिक्रमणकारियों को 1 दिन का समय दिया और कहा कि यदि आप 1 दिन में अपना अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो शासन अतिक्रमण हटा देगा, जिसकी जवाबदारी अतिक्रमणकारियों की होगी। जबलपुर के थाना बेलबाग में एमएच हॉस्पिटल में से सूचना मिली थी कि हत्या करने के उद्देश्य से पति ने पत्नी मेगा को जहर पिलाया। और गौर करने वाली बात यह है कि मेगा का पति अपने पिता के साथ मिलकर मेगा के साथ मारपीट करता था। खबर है कि उसने योजनाबद्ध तरीके से पत्नी को बरगी डैम घुमाने ले गया और रास्ते में कीटनाशक दवाई पिला दी। 6 शीशियां गन्ने के जूस में मिलाकर उसे पिलाई थी। इसके बाद खुद पत्नी अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल में महिला ने दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर में एक बार फिर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों पर दबिश दी है। सट्टा किंग सतीश सनपाल के 4 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी सतीश सनपाल के ओपन वेब एक्सचेंज के जरिए फोन लाइन पर सट्टा खिला रहे थे। वहीं एएसपी गोपाल खांडेल ने बताया कि पुलिस ने सट्टेबाजों के यहां से करीब 30,46,000 रुपए नोट गिनने की मशीन, 1 लैपटॉप समेत 6 मोबाइल जब्त किए हैं। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों की सूचना पर इनकम टैक्स से अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं फरार अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। चलिए और अब कांकेर की बात कर लेते हैं, जहां कांकेर में हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
बता दें कि ग्याम जेपरा के बांधापारा में हाथियों ने फिर उत्पात मचाया और किसानों के खेतों में रखी फसलों को रौंद दिया। वहीं वन विभाग भी हाथियों को रोकने में नाकाम रहा। कोरिया के भरतपुर में बीती रात तेज आंधी तूफान के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसके साथ ही आंधी से कई जगहों पर बिजली के तार टूट गए और तार टूटकर गिर जाने से क्षेत्र में बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई। आंधी के साथ हल्की बारिश होने से भीषण गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है, लेकिन क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं आपको बता दें कि कभी मेंटेनेंस के नाम पर तो कभी आंधी तूफान के कारण विद्युत उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। वहीं भरतपुर ब्लॉक के 84 गांवों में ब्लॉकआउट हो गया है, माफ कीजिएगा ब्लैकआउट हो गया है। कोरिया के कैलहारी मनेंद्रगढ़ रोड में अनियंत्रित हाईवा पलटने से हादसा हो गया, जिसमें ड्राइवर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पुलिस से पहुंची और घायलों को मनेंद्रगढ़ अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। चलिए और अब अगली खबर सिंगरौली से है, जहां बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शीर्षकांत देव सिंह सिंगरौली पहुंचे और चौरा गांव में जिला स्तरीय सम्मेलन में सम्मिलित हुए। वहीं शीर्षकांत ने सम्मेलन में अपने उद्बोधन में अटल बिहारी की पंक्ति के साथ धारा 370 हटाए जाने और राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी के कार्य को सराहा है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।